क्लास 9 बिहार बोर्ड राजनीति विज्ञान अर्थात सिविक्स का ये तीसरा अध्याय है संविधान निर्माण। तो इसके अभ्यास के प्रश्न हम लोग संपूर्ण हल करेंगे इस वीडियो में। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे नीचे कुछ गलत वाक्य हैं, हर एक की गई गलती पहचाने और इस अध्याय के आधार पे उनको ठीक करके लिखें। तो यहाँ पे जो 4 वाक्य है इसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं, हमें उनको ढूंढनी है और उसे दूर करना है। पहला देखिए, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। तो यहाँ पर गलती जो है यहाँ पर या नहीं, तो स्वतंत्रता के बाद जो नेता थे वो क्या थे, वो लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए एकजुट थे। तो इसका हमें आंसर करना है, स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने देश के स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना के लिए एकजुट थे। ठीक है। इसके बाद देखिए ख नंबर, भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात से सहमत थे। तो ये हर एक बात से सहमत नहीं थे, उसमें कुछ विरोधी भी थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा सही, तो हमें इस प्रकार करना है, संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत नहीं थे, कुछ विरोधी भी थे। इनमें से खुली बहस के बाद बहुमत के आधार पर सहमत थे। यानी संविधान जो सभा बना उसमें क्या हुआ था, खुली बहस हुई थी। ठीक है, यानी सबके विचार वहाँ पे रखे गए थे, सबका विचार सम्मान किया गया था, तब नियम कानून बनाए गए थे, यानी संविधान का निर्माण हुआ था। इसके बाद देखिए ग नंबर, जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। क्या ये ज़रूरी है? ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ही गलत है। तो जिन देशों में संविधान है हो सकता है वहाँ पे लोकतांत्रिक ना हो के राजतांत्रिक हो, तानाशाही शासन व्यवस्था भी हो सकती है, या सैनिक तख्तापलट भी हो सकती है। तो इसका आंसर हमें किस तरीके से करना है, यहाँ पे देखिए, जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन हो वहाँ संविधान का होना ज़रूरी है। तो जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन हो, जैसे भारत में क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, तो वहाँ पे संविधान होना ज़रूरी है। और जिन देशों में पहले से संविधान है, तो जिन देशों में संविधान है तो वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की गारंटी हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यही इसका आंसर हो जाता है। घ देखिए, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो ये बिल्कुल ही गलत है, संविधान में बदलाव किया जा सकता है समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। तो इसका आंसर हमें किस तरीके से करना है, तो यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने लोगों की भावनाओं समाज में हो रहे क्या लोगों की भावनाओं, ठीक है, और समाज में हो रहे बदलावों को संविधान में समय समय पर शामिल किया जा सकता है, अर्थात ज़रूरत और समय के अनुसार बदलाव लाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला प्रश्न समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। ठीक है, तो हुआ ऐसा कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद पर आधारित शासन व्यवस्था थी और ये शासन व्यवस्था जो थी यूरोप के गोरे लोगों ने डाली। तो 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार के उद्देश्य से यूरोप के गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में आए और वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका को जैसे भारत में अंग्रेज़ों का गुलाम बना लिया था, ठीक उसी तरीके से यूरोप में भी यूरोपवासियों जो गोरे लोग थे दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बना लिए। ठीक है, और वहाँ पे रंग भेद की राजनीति होने लगी। इसके बाद देखिए तीसरा, लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता। तो पहला क्या है, शासन प्रमुख के अधिकार, यानी किसी भी लोकतांत्रिक संविधान, जैसे भारत के लोग क्या है लोकतांत्रिक शासन है यहाँ पे, तो भारत के संविधान में अगर बात की जाए संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता, तो शासन प्रमुख के अधिकार भी होते हैं, वहाँ पे जिक्र होता है संविधान में, विधायिका के अधिकार का भी जिक्र होता है, देश का नाम भी होता है जैसे भारत का नाम है। ठीक है, शासन प्रमुख का नाम नहीं होता है क्योंकि राष्ट्र का शासन प्रमुख समय के अनुसार क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बैठाइए, यानी हमें
इनका क्या करना है, मिलान करना है। पहला देखिए मोतीलाल नेहरू, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1928 में संविधान का निर्माण बनाया। तो इसका क्या हो जाएगा, तो आइए मिलान करते हैं। पहला क्या होगा, मोतीलाल नेहरू, इनका होगा 4 नंबर, तो ऐसे, ठीक है। BR अम्बेडकर, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। ये क्या थे, प्रारूप समिति कमेटी के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सरोजनी नायडू, ये क्या थी, ये संविधान सभा के सदस्य थी, ठीक है। तो ये मिलान हो चुका है। इसके बाद देखिए 5वां प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर अग्रलिखित प्रश्नों का जवाब दें। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था, एक साक्षात्कार दिया था, उस पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन पे हमें आंसर करना है। तो क्या है, पहला देखिए, नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रस्तुत कथन जवाहरलाल नेहरू ने इसलिए कहा कि क्योंकि उस समय भारत में अनेक समस्याओं से ग्रसित था भारत, जैसे गरीबी, भुखमरी, अकाल, दंगे से जूझ रहा था। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है, लगातार विकास करने यानी इन समस्याओं को दूर करने में है, ठीक है। दूसरा देखिए, उन्होंने क्या कहा, नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं। तो ये रहा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नए भारत के सपने मानव बंधुता, समानता, सौहार्दता के सहारे विश्व से जुड़े हैं। इसके बाद देखिए तीसरा क्या है, वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे। तो ये रहा, जवाहरलाल नेहरू संविधान निर्माताओं से यहाँ के नागरिकों के अधिकार, ठीक है, जो मूल अधिकार हैं, तथा स्वतंत्रता की शपथ चाहते थे। इसके बाद देखिए 6 नंबर, हमारे संविधान को दिशा देने वाले कुछ मूल्य और उनके अर्थ हैं, इन्हें आपस में मिला के दोबारा लिखिए। जैसे देखिए क में क्या है, संप्रभु, गणतंत्र है, बंधुत्व है, धर्मनिरपेक्ष है। तो इनका क्या अर्थ है ये हमें बताना है। तो पहला क्या है, संप्रभु, इसका क्या होता है, आइए इसको करते हैं हल। तो यहाँ पे देखिए संप्रभु का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है, ये 2 नंबर होगा, फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है, ये होगा संप्रभु का, ठीक है। इसके बाद देखिए गणतंत्र, इसका क्या होगा, शासन का प्रमुख। आइए हम मिला देते हैं। तो आपको ऐसे ही लिखना है, ये लिखने के बाद इसके आगे लिखना है ये वाला, इसके बाद गणतंत्र के लिखना है, फिर उसके बाद इसका क्या अर्थ है, ये होगा ये वाला, शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है, ठीक है, वो गणतंत्र है। गणतंत्र में होता है जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। बंधुत्व क्या है, बंधुत्व का मतलब होता है यहाँ पे 4 नंबर, लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है, ये लिखते हुए आपको ये लिखना है, सरकार किसी भी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी, वो धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्म आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो ये समाप्त होता है 6 नंबर। इसके बाद देखेंगे 7वां प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7वां काफ़ी ध्यान से आपको समझना है। ये कुछ दिन पहले नेपाल से आपके एक मित्र ने वहाँ के राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा था। वहाँ अनेक जो हाईलाइट किया गया, ये मेन पॉइंट है, आपको ध्यान देना है। यानी नेपाल में वहाँ अनेक राजनीति पार्टियाँ राजा के शासन का विरोध कर रही थी। तो पहले ज़माने में नेपाल में क्या था, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं था, वहाँ पे राजतंत्र था, राजा राज करती थी। तो वहाँ अनेक राजनीतिक पार्टियाँ राजा के शासन का विरोध कर रही थी। उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान में ही संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को ज़्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं। अन्य पार्टियां नया गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए कोई संविधान सभा गठित करने की मांग कर रही थी। इसे में आपकी राय बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। तो इसका क्या मतलब समझ में आया? तो एक मित्र ने आपको ये पत्र लिखकर बताया है, वो नेपाल का मित्र है, कि वहाँ जो नेपाल में एक जो राजा हैं वहाँ पर राज करते हैं, वो जो मौजूदा संविधान है, जो मौजूदा नियम है, उसका संशोधन करते हैं और चुने हुए उनके ही कुछ चुने हुए प्रतिनिधि यानी व्यक्तियों को ज़्यादा अधिकार दे देते हैं। लेकिन वहाँ के जो राजनीतिक पार्टियाँ थी, गणतांत्रिक जो पार्टियाँ थी, अन्य पार्टियाँ
गणतांत्रिक संविधान लोकतंत्र जैसा संविधान बनाने के लिए संविधान सभा गठित करने की मांग कर रही थी। इस विषय में आप अपना राय बताना है, ठीक है, मित्र को पत्र के द्वारा। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लिखना है प्रिय मित्र सोनू, ये आपका मित्र का नाम होगा, कोई भी नाम हो सकता है। तुम्हारा पत्र मुझे प्राप्त हुआ, इसके माध्यम से मुझे नेपाल में राजनीतिक शासन का पता चला। वहाँ के राजशाही शासन का विरोध कर रहे कुछ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा रहा था तथा उनके दमन किया जा रहा था, यानी उनके विचारों, उनकी अभिव्यक्तियों को दबाने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि भारत में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान इसी तरीके का संघर्ष यहाँ के जनता को ब्रिटिश हुकूमत से करना पड़ा था, तब जाकर लोकतंत्र की स्थापना संभव हो सकी, ठीक है। इसी प्रकार वहाँ भी संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना होगी और लोगों को अधिकार तथा स्वतंत्रता मिल सकेंगे, जिससे लोगों का स्वर्णीय विकास संभव हो सकेगा। तो यही कुछ विचार आपको लिखने हैं, ठीक है। और तुम्हारा मित्र, आपका नाम यहाँ पे होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8 देखिए, भारत में लोकतंत्र के स्वरूप में विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग विचार इस प्रकार हैं। आप इनमें से हर कथन को भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। तो यहाँ पे कुछ विचार दिए गए हैं, हमें देखना है कौन सा उचित है और कौन सा उचित नहीं है। भारत के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। क्या ये सही है? हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बने प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था जो थी वो उपहार में नहीं दी थी। इसके लिए काफ़ी लंबे समय से हम भारतीयों को संघर्ष करना पड़ा था। तो हमें इसका आंसर इस तरीके से लिखना है, ब्रिटिश शासकों ने उपहार के रूप में भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं दी, बल्कि काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद विभिन्न प्रकार के प्रांतीय असेंबलियों के जरिए इस व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अलग पहचान बनी, ठीक है। तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था थी, इनको बनाने में, इनको पाने में काफ़ी लोगों का संघर्ष रहा और विभिन्न प्रकार के प्रांतीय असेंबलियों का निर्माण हुआ और वहाँ पे प्रशिक्षण पाए गए, तभी एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान बनी। इसके बाद देखिए ख नंबर, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में उपनिवेशिक शोषण और तरह तरह की आज़ादी न दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था। तो ये बिल्कुल ही सही है। स्वतंत्रता संघर्ष के बाद उपनिवेशिक शासकों ने उपनिवेशिक शासक मतलब जो उस समय शासन करते थे, ठीक है, उस जनता पर, तो शासकों ने भारतीय लोगों को तरह तरह की यातनाएं दी, पीड़ा दी। अतः लंबे समय के संघर्ष के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोकतांत्रिक गठन जरूरी बना, ठीक है, ताकि सबको न्याय और सभी अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। इसके बाद देखिए ग नंबर, हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। तो इसका आंसर हमें लिखना है, हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की पूरी आस्था लोकतंत्र में थी, इसलिए नव स्वतंत्र राष्ट्र में अधिकांश राष्ट्र ने अपनी शासन व्यवस्था में इन्हें अपनाया, ठीक है। जैसे भारत की जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी उसे अपनाया अन्य राष्ट्रों ने, जो हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आप इनसे सहमत हैं? अपने कारण बताइए। पहला क्या है, संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। तो ये क्या है? ये बिल्कुल ही गलत है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, संविधान के नियमों की हैसियत जो है किसी अन्य कानून से अधिक है, क्योंकि संविधान के द्वारा ही कानून की रक्षा की जाती है, ठीक है। तो ये कानून से भी सर्वोपरि है संविधान के नियम। इसके बाद देखिए ख नंबर, संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अर्थों का गठन किस तरह होगा।
तो जितने भी नियम हैं वो संविधान के तहत ही बनाए गए हैं। तो संविधान में जो जो नियम बताए गए हैं उन्हीं के अनुसार शासन व्यवस्था को संयोजित किया गया है। ये बिल्कुल ही सही है। ग देखिए, नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से है। तो ये भी बिल्कुल सही है, इससे आप सहमत हैं। ठीक है कि संविधान में क्या है, संविधान में नागरिकों का अधिकार और सरकार की सत्ता के सीमाओं का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है। घ क्या है, संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है। संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसके मूल्य के कुछ लेना देना नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे संविधान जो है उस विभिन्न प्रकार के संस्थाओं के बारे में चर्चा करता है और उनके नियम को भी क्या करता है, संयोजित करता है, उनको भी ये बताता है, उनके मूल्यों को भी बताता है किस तरीके से उनका क्या क्या नियम होगा विभिन्न प्रकार के संस्थाओं का। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे 10वां क्या है, भारतीय संविधान का विश्व के दूसरे देशों के संविधान से हमें तुलना करना है। तो ये रहा, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान में संप्रभुता की शक्ति जनता के पास है क्योंकि जनता द्वारा निर्मित है। इसमें केंद्र राज्यों के अधिकारों तथा नागरिकों के अधिकारों तथा उनकी स्वतंत्रता के अधिकारों को ये देता है, यानी उल्लेख किया गया है। इनमें साम्यवाद, इनमें क्या है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं लोकतांत्रिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है जो सर्वोपरि है। ठीक है, ये भारतीय संविधान की विशेषताएं हो गई। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आप इसे सहमत हैं और कारण बताइए। पहला क्या है, भारत एक हिंदू बहु राष्ट्र है, इन कारण हिंदुओं को विशेषाधिकार प्राप्त है। क्या ये सही है? तो हमें इसका आंसर इस प्रकार करना है, भारत एक हिंदू बहुल राष्ट्र है लेकिन यहाँ हिंदुओं को विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है, कोई विशेष अधिकार नहीं प्राप्त है क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता है जो संविधान में स्वीकृत है। भारत में अनेक धर्म जाति के लोग बिना भेदभाव के निवास करते हैं। तो भारत हिंदू राष्ट्र होने के बाद भी हिंदुओं को कोई विशेष अधिकार नहीं है। भारत में कई धर्म रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और सबको बराबर मान्यता है, किसी में भेदभाव नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए ख नंबर, भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति पद वंशानुगत है। क्या ये सही है? तो इसका आंसर क्या होगा, ये। ठीक है, तो भारत एक क्या है, गणराज्य है और इसका लिखित संविधान में भी बताया गया है जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव होता है, न कोई वंशानुगत पद है। भारतीय संविधान में भारत एक गणराज्य की स्थापना राष्ट्र घोषित किया गया है। इसके बाद देखिए ग नंबर, नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सही है, हम सहमत हैं और इस बात की जो नियम है, चर्चा है, वो संविधान में भी ये किया गया है, यानी सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है और भेदभाव भी नहीं किया जा सकता, ये संविधान में भी स्वीकृत है। कहा देखिए, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। क्या वास्तव में ऐसी स्थिति है? तो भारत में कानून के समक्ष क्या है, सभी लोग समान हैं। कानून के सभी, अमीर या गरीब, सभी को इस कानूनी तौर पे सभी समान माना जाता है। ये भारत संविधान में भी उल्लेखित है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 12, भारतीय संविधान की निम्नलिखित कौन सी विशेषताएं नहीं हैं। पहला देखिए, विशालतम और व्यापक संविधान, ये तो है, ये सही है। ख क्या है, धर्मनिरपेक्षता, भारत में कोई विशेष धर्म को नहीं माना जाता, धर्मनिरपेक्ष यानी सभी धर्म समान हैं। ग मूल अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य, ये भी विशेषताएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति को दी जाती है। साम्यवादी शासन, ये नहीं है भारत में। तो साम्यवादी क्या है, साम्यवादी एक सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा होती है। ठीक है, यानी एक समाज के एक निश्चित, तो इसका घ जो है वो नहीं होगा। ठीक है, ये विशेषताएं नहीं है। साम्यवादी क्या है, साम्यवादी शासन, तो साम्यवाद एक सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा है। ठीक है, जो एक वर्णभिन्न समाज बनाने का प्रयास करती है, ये बिल्कुल भी नहीं होता है लोकतंत्र में। इसके बाद देखिए इसके आगे क्या है, भारतीय संविधान के निर्माण में बिहार के कौन कौन से नेता सक्रिय थे, इनकी हमें पहचान करना है और इनके बारे में सूचना एकत्रित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ और ये समाप्त होता है आज का सेशन।
मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अगले अध्याय देखेंगे हम लोग, अध्याय 4 अगले वीडियो में। धन्यवाद।